तो हेलो गाइस, दिस इज निखिल। हम लोग सेम अंडर ग्रेजुएट कॉलेज से अंडर ग्रेजुएशन किया था। हम लोगों ने गवर्नमेंट कॉलेज था, एक टीयर 3 गवर्नमेंट कॉलेज कह सकते हैं, और वहाँ से हम लोग सेम गेट का पेपर दिया, फिर अलग अलग कॉलेजेस में गए। एंड मेरी स्टोरी पूरी अलग रही, निखिल की स्टोरी पूरी अलग रही। तो मेरी स्टोरी तो मोस्टली मैं बात कर चुका हूँ उसके बारे में। आज जानते हैं निखिल की स्टोरी के बारे में। If you wanna move far away, love. If you wanna pass on another drive. तो निखिल, पहले बताओ कि तुमने बीटेक के बाद कौन सा पेपर दिया था, मतलब ये कॉलेज में आने के लिए। तो हाय दोस्तों, सबसे पहले मैंने 2020 में मैंने गेट दिया था, तो जिसमें कि माय गेट स्कोर वाज नियर अबाउट 634। ओह बढ़िया। उसके बेसिस पे मैंने कई जगह पे इंटरव्यू दिया, लाइक आईटी गांधीनगर में मैंने थर्मल में दिया था। बट फाइनली मैंने कोप में आईटी आईएसएम धनबाद को अपना ऑफर एक्सेप्ट किया था यहाँ पे। ये कोप क्या है? करेंटली जैसे आप कभी भी गेट के थ्रू अगर आईटीज में एडमिशन चाहते हैं एमटेक में, अच्छा, तो काउंसलिंग कोप के थ्रू होती है। काउंसलिंग कोप रहती थी, कोप के उसी थ्रू वो होती है। है, एमआईटीज की सीसीएमटी के थ्रू और आईटीज की हाँ। कोप के थ्रू। हाँ हाँ। तो करेंटली मैं यहाँ पे एमटेक कर रहा हूँ इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और मेरा विद स्पेशलाइजेशन इन मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एंड ट्राइबोलॉजी। अच्छा अच्छा। थोड़ा सा नया है, लोग जानते नहीं है, मैं भी नहीं जानता हाँ, था। हाँ। इनफैक्ट जब मैंने ये ब्रांच लिया तब मुझे पता चला कि ट्राइबोलॉजी क्या होता है। हाँ, मेरे को तुमसे ही कॉल पे पता चला था। हाँ याद है। और मैंने रामायण को कांटेक्ट भी किया था उस टाइम पे हाँ। कि मुझे ये ब्रांच मिल रहा है, तो उस समय उसे भी नहीं पता था। तो हाँ। बोला कि यार नहीं, मत लेना। ये होता क्या है? बट ठीक है, ऑल दैट एंड्स वेल इज गुड ओनली। तो निखिल यार, तूने गेट का पेपर दिया था, तेरा स्कोर भी काफी अच्छा रहा था उस टाइम पे। मतलब मुझे याद है हमारे बैच में तो पहली बार में ही जिसका इतना स्कोर आया वो पहला ही बंदा था। एंड 634 फॉर अ फर्स्ट टाइमर इज डेफिनेटली अ वेरी गुड स्कोर। तो मतलब क्या तुम्हारा कैसे तैयारी की थी, और लास्ट मतलब उस सेमेस्टर में क्या तुमने कॉलेज की भी पढ़ाई की थी या छोड़ दी थी? मैं बेसिकली गेट की तैयारी मैंने थर्ड ईयर से स्टार्ट किया था, और प्रॉपर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया था। बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते था, बट मेरा वाला ही था वो। उसके हिसाब से तो ठीक है। वही था ना, गेट फोरम था ना वो। हाँ, ज्यादातर अरे तो यार। हम लोग को सेल्फ स्टडी करना पड़ता है भाई। सेल्फ स्टडी वही, किया वही। थर्ड ईयर में। सेम और सेम। कॉलेज में ऐसा है कि लास्ट सेमेस्टर में भी आपके प्रॉपर सब्जेक्ट्स थे कई सारे, हाँ। और प्रोजेक्ट्स भी चल रहा था उस टाइम पे। और तो प्रोफेसर्स भाई हमारे बहुत ज्यादा कोऑपरेटिंग थे। वो तो कॉलेज को छोड़ तो नहीं सकते भाई बिल्कुल, क्योंकि कभी भी एट रैंडम क्विज हो जाएगा, फिर मिड सेम हो जाएगा, इंड सेम हो जाएगा, उसी बुला बीच के प्रोफेसर ही नहीं आते थे। यही सब है। याद आ रहा अभी। बट तो ठीक है, प्रॉपर तैयारी हो गया था ठीक ठाक से। तो हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में डेफिनेटली मैंने वो सोचा तो। था कि जो भी हो पहले अटेम्प्ट में ही ले आए, तो हाँ, उस हिसाब ये से फिर इसलिए मैं एडमिशन के लिए ज्यादा डेस्परेट था भाई। ये है ये। एंड मतलब 634 काफी अच्छा स्कोर है यार, तो सही है। तो निखिल, फिर तुम आईएसएम धनबाद से मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन मेंटेनेंस मेंटेनेंस। बेसिकली इसका नाम ट्राइबोलॉजी है क्या? हाँ, ट्राइबोलॉजी। अच्छा। ये जो स्पेशलाइजेशन है ट्राइबोलॉजी वाली, ये आईआईटीज में दो ही जगह पे है। मींस पहला आईआईटी दिल्ली में होता है, बट आईआईटी दिल्ली में ये इंटरडिसिप्लिनरी टाइप का है। ओह। लेकिन आईएसएम धनबाद में ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग डोमेन में ही आता है। अच्छा तो अच्छा, समझ गया। तो यहाँ पे थोड़ा प्लस पॉइंट है, अगर जैसे कंपनीज आती है मैकेनिकल की, तो आप बैठ सकते हो उसमें। ओह, तब तो सही है यार काफी। हाँ, वही वही वही। तो यार निखिल, अभी तुम्हारा प्लेसमेंट चल, मैंने सुना अभी तुम्हारा प्लेसमेंट सीजन हुआ था अभी थर्ड सेमेस्टर में। मतलब मेरे साथ ज्वाइन किया था तो थर्ड से चालू ही हो जाता है। एंड फिर कौन सी कंपनी ग्रैब करी तुमने? भाई मेरा प्लेसमेंट सीजन नवंबर से स्टार्ट हुआ, तब मैं थर्ड सेम में था। तो काफी जगह पे ट्राई किया थोड़ा। हाँ, स्टार्टिंग में तो सब करते हैं। थोड़ा डीमोटिवेट भी हुआ, बट क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप अप्लाई करते हो तो थोड़ा रिजेक्शन भी होता है। बट फाइनली दिसंबर में मैंने टाटा स्टील का इंटरव्यू दिया, और मेरा वहां पे हो गया। प्रॉपर्ली मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया टाटा स्टील। बढ़िया। एज अ पीजीएमटी? एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी। नाइस नाइस। मैनेजमेंट ट्रेनी बेसिकली वो आर&डी के लिए है। हाँ, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यार, जब मेरे को भी याद है, जब मैं प्लेसमेंट में बैठता था और नहीं होता था, फिर व्हाट्सएप पे नाम आता है ना ग्रुप पे कि किसका किसका हुआ है, तो उसमें जब अपना नाम नहीं आता था यार, तब बहुत खराब लगता था। मतलब दोस्तों का रहता था तो डिमोटिवेटिंग लगता था कि यार इनका हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो हाँ, ये रहता है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो निखिल यार, तुम्हें बीटेक में पता था कि तुम मास्टर्स के लिए जाने वाले हो, रिसर्च के लिए, या फिर तुम्हें ये पता था कि यहाँ से जॉब लगनी नहीं है तो गेट देना है उसके बाद? मतलब क्या था माइंडसेट, क्या था गेट देने का? भाई हम दोनों सेम कॉलेज के हैं, सिनेरियो पता है सभी को।
कॉलेज में प्लेसमेंट का सीन कुछ नहीं था, मैकेनिकल के लिए तो मतलब जीरो था कुछ। हाँ, नील। तो पहले से ही माइंड क्लियर था फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से कि यहाँ से कुछ होना नहीं है, मतलब आपको प्रिपेयर करके निकलना है। तो बट तो तुमने गेट की सबसे मतलब सीरियसली तैयारी कब से स्टार्ट करी? फर्स्ट ईयर से ही कर दी थी या फिर थर्ड फोर्थ से? नहीं, थर्ड ईयर से स्टार्ट किया। अच्छा, थर्ड ईयर से। सीरियसली थर्ड ईयर से माइंड मेकअप था कि गेट करना है, बिकॉज़ 12th में आईआईटी में नहीं जा पाए तो ऐसा था कि यार बीटेक के बाद करते हैं एक बार। सबका ये होता तो है, बैक ऑफ द माइंड सबके रहता है, मुझे लगता है गेट जो देता है ये सबके रहता है बैक ऑफ द माइंड कि आईआईटी अभी मिला नहीं है, अभी जाना है उसमें, तो दे देते हैं। हाँ, तो अगर तुम्हें बीटेक के बाद जॉब मिल रही होती, मतलब एक डिसेंट जॉब 4-5 लाख 5-6 लाख के पैकेज के साथ मिल रही होती, तो फिर तुम क्या मास्टर्स के लिए आते, या फिर मतलब ये सेम कॉलेज तुम्हें मिल रहा होता तो क्या तुम आते मास्टर्स के लिए या फिर जॉब करते? भाई फिर भी मैं मास्टर्स के लिए आता, उसके अलग फायदे हैं भाई। वो तो है डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी। बीटेक में मैं कभी प्लेसमेंट में बैठा ही नहीं। हाँ, वो तो मैंने थोड़ा टॉप लगेगा, लेकिन मैं बीटेक में कभी प्लेसमेंट में नहीं बैठा। वो भी है, एक तो कंपनीज आई भी थी, जैसे ये सही ग्लास लिमिटेड करके थी, जिसमें मैं बैठा था, उसमें आदमी आता ही नहीं था कहीं। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू मतलब ऐसा नॉर्मल में एसएसबी इंटरव्यू देता रहता था, जो टेक्निकल इंटरव्यू दिया है वो एमटेक में ही दिया है यहाँ पे प्लेसमेंट्स में। और मैकेनिकल कोर का मेरा पहला टाटा स्टील का इंटरव्यू था। अच्छा, मैकोर का? ओ नहीं सर, नहीं, अब पहले ही तूने निकाल लिया, पहले ही बहुत सही। तो यार थोड़ा तेरे बारे में बात करते हैं कि तेरा आगे जॉब के बाद या फिर जॉब मतलब पीएचडी करने का मन है कि नहीं है? सीरियसली देखो, पढ़ाई में यार इंटरेस्ट तो है, मतलब पढ़ना अच्छा लगता है। तो ऐसा जैसे अभी भी मैं प्रोजेक्ट अपना काफी सीरियसली किया है कि मैं रिसर्च पेपर भी एक मेरा रिव्यू में है, सेकंड वाला भी मैं कर रहा हूँ। तो वो यही टारगेट है कि अगर जॉब करते करते साथ में अगर पार्ट टाइम पीएचडी पॉसिबल होगा या फिर 2-3 साल एक्सपीरियंस के बाद में ऐसा एक ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज एक ऑप्शन हो जाएगा कि आप एकेडमिक्स में आ सकते हो बाद में फ्यूचर। तो पीएचडी तुझे इंडिया से ही करनी है फिर, मतलब अभी नहीं, फॉरेन से करेंगे। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्कोप ऐसा पीएचडी के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो यार गेट के बारे में तो हो गया, तुझे क्या लगता है यार जो बच्चे ड्रॉप लेते हैं गेट का, मतलब एक तो हो गया जैसे कुछ बच्चों के नंबर आए 100 में, मान ले मास्टर्स एमटेक मतलब मैकेनिकल में आए 38 43 ऐसे कुछ नंबर आए, ठीक है, मतलब कम ही आए, जस्ट कट ऑफ क्लियर हुआ, तो उनको ड्रॉप लेना एडवाइजेबल होता है कि नहीं होता है? वो डिपेंड करता है। अगर जैसे आपको लगता है कि एक साल तैयारी कर सकते हैं और अगले साल स्कोर काफी इम्प्रूव हो सकता है, तो बेसिकली करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे कोई ये चीज सब लोग बोलते हैं, एंड रियलिटी ये है कि हर आदमी को अपने आप में लगता है कि मैं एक साल में इम्प्रूव कर जाऊंगा, मैं पढ़ लूंगा। वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबको लग रहा होता है कि मैं एक साल में कर लूंगा, लेकिन लास्ट में जाके पता चलता है कि मैंने एक साल किया क्या यार। तो मतलब क्या होता है, जैसे अगर स्कोर बहुत अच्छा नहीं है, जैसे 38-40 के आसपास में, एक बार चांस लिया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कि काउंसलिंग में बैठना ही नहीं है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं सीसीएमटी या कोप में, कॉलेज से अकॉर्डिंग देख करके प्लेसमेंट सिनेरियो कैसा है, क्योंकि फिर अगर प्लेसमेंट अगर हमारा हो जाता है एमटेक में, तो फिर क्यों एक साल ड्रॉप लेना है भाई? एंड मुझे जहां तक लगता है इस चीज पे भी अंडर 200 आ जाए, मैकेनिकल में भाई इतना कंपटीशन है, 200-300 के अंडर रैंक तो आना नहीं है, अल्टीमेटली एमटेक ही करना पड़ेगा। वही है। उससे अच्छा यार अभी ज्वाइन कर लें, एक साल सेव कर लें। और मुझे जो लगता है थोड़ा सा कि अंडर ग्रेजुएट में अगर तुमने मतलब 2-3 महीने पढ़ के पेपर दिया और फिर तुम कट ऑफ क्लियर कर ले रहे हो, तो ये भी एक फैक्टर होता है, तो बनता है ड्रॉप लेना कि यार हाँ तुमने पढ़ाई कम करी या तुमने टाइम कम दिया, अब तुम पूरे 2 साल तुमने मेहनत की, 3rd 4th ईयर, उसके बाद भी तुम्हारे कम नंबर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो सोचने वाली बात है कि तुम फिर ड्रॉप ले रहे हो, तो नहीं बनता। तो ये किसी को एक फोबिया भी होता है, मतलब अल्टीमेटली एग्जाम में बैठता है तो जैसे एक फ्रेंड था हमारा, उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं आता। वही अरे अपना फ्रेंड है यार, अपना फ्रेंड है वो, उसी की बात कर रहा है क्या? बेचारा भाई, वो दे रहा। हम दोनों ने साथ में तैयारी किया, सब बढ़िया किया, बट एग्जाम में परफॉर्मेंस नहीं आ पाता कभी-कभी। होता है, देखा है, लाइव देखा है, वो बेचारा 2 साल से दे रहा है, बट ठीक है, निकाल देगा वो भी। ओके, तो तेरा अब थोड़ा सा आता है मास्टर्स के पर्सपेक्टिव में, मतलब अभी तक तो बात कर ली मास्टर्स के पहले क्या होता है, अब मास्टर्स के टाइम की बात करते हैं। तो यार तेरा सीजीपी अभी क्या चल रहा है निखिल? मेरा अभी करेंटली 9.07। ओह बढ़िया, 9 के ऊपर आ गया। इसी सेमेस्टर आया क्या? भाई प्लेसमेंट्स के टाइम पे 8.7 था।
मेरा काफी कम था यार प्लेसमेंट के टाइम पे, 8.25 आया इस सेमेस्टर मेरा। तो मैंने छोड़ दिया है पढ़ाई लिखाई, अब हो गया मेरा, अब नहीं पढ़ रहा मैं। तो यार ये बता कि तेरा पॉइंटर तुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ रोल प्ले करता है प्लेसमेंट्स के टाइम पे? इनिशियल जो स्क्रीनिंग होता है, लाइक रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग था, ये सारा था, तो वहां पे काम आता है। जैसे कोई कंपनीज में कट ऑफ काफी ऊपर रख देते हैं, 8 तक रख देते हैं। जैसे टाटा स्टील में भी कट ऑफ 8 था सीजीपीए, तो बहुत सारे लोग तो वैसे ही बाहर हो जाते होंगे। हाँ, आधे से ज्यादा लोग तो बाहर हो गए भाई, कंपटीशन होता ही नहीं फिर तो। एंड हाँ, एक चीज और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो मतलब तुम्हारा 12th भी और तुम्हारा मतलब पूरा ओवरऑल 7.5 मांगती हैं ऊपर। तो जिन लोगों के 10th या 12th में कम है तो एक बार कंसिडर कर लेना, अपना स्कोर चेक करना कि तुम्हारा मतलब 12th में, जैसे हमारे कॉलेज में होता था 12th में बहुत बच्चों के 65-70% और मास्टर्स पीरियड मतलब अच्छे हैं बाद में बीटेक में, बट वो लोग बैठ ही नहीं पाते थे कंपनी में, तो ये बहुत दिक्कत कर देता है। तुम्हारे कॉलेज में होता है? ये है कि 65-70% ही मैक्सिमम कंपनीज करती हैं। कोई कंपनीज आती है जो कहती है कि नहीं, आपका 75 या 80% के ऊपर होना चाहिए। 75-80 वाली बहुत कम होती हैं, बहुत। वही। तो यार निखिल, मतलब थोड़ा बहुत पॉइंट, और इंटरव्यू के टाइम पे क्या लगता है पॉइंटर थोड़ा बहुत, मतलब इंटरव्यू के टाइम पे कोई रोल नहीं है पॉइंटर का। ठीक है। एंड अच्छा, तुम्हारे कॉलेज में तो मतलब पूरा वो पक्का थीसिस ही करना है 4th सेमेस्टर में ना? हाँ, तो फिर पॉइंटर का कोई रोल नहीं है तुम्हारे कॉलेज में। तो आगे बढ़ते हैं। तो तुमने क्या प्रोजेक्ट किया था अपने मास्टर्स के टाइम पे? मतलब प्रोजेक्ट का नाम, टाइटल बता दो। मेरा जैसे अभी चल रहा है ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क टेक्निक टू एसेस द ट्राइबोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जीएफआरपी कंपोजिट्स। एंड इफ आई एम राइट, इसमें मशीन लर्निंग डेफिनेटली यूज होती होगी, एक हमारी बात हुई थी। हाँ, तो ये बेसिकली क्या है कि आप कंपोजिट्स की ट्राइबोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इवैल्यूएट कर रहे हो। तो जैसे लास्ट के कई सालों में लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल काम किए, डेटा निकाला, सब कुछ निकाला। हम क्या किए, उससे एक कदम आगे आकर के उसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क टेक्निक यूज करके एक प्रेडिक्टिव मॉडल बना सकते हैं। अच्छा, तो ये थोड़ा सा इनोवेटिव हो गया। ऐसा नहीं कि नया काम है, अब लोगों ने किया है पेपर से पढ़ करके, उसी में कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यार यही चीज है, मतलब मैं तो यही बोलता हूँ कि जैसे मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं भाई, आते तो ये बोलते हैं मैं सीएससी का क्यों पढूं, मैं मशीन लर्निंग क्यों पढूं, बट देखो अभी ये बंदा मास्टर्स में हो के मशीन लर्निंग पढ़ के अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई कर रहा है। तो ये चीजें होनी चाहिए, मतलब ओपन रहना चाहिए हर चीज को सीखने के लिए। तो बहुत अच्छा बीटेक तक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ नहीं आता था, मैंने मास्टर्स में ही सीखा। मींस पाइथन के थ्रू किया, एमटेक में 3rd सेम में ही प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट था। प्रॉपर पोस्ट पॉइंट करके एमएल सीखा। तूने अपने प्रोजेक्ट के लिए काफी कुछ किया है, मतलब हाँ, इतना मशीन लर्निंग भी सीख रहा, पाइथन, लोग डेटा साइंस की तैयारी के लिए पाइथन और मशीन लर्निंग सीखते हैं, बंदा अपने प्रोजेक्ट के लिए सीख रहा है। नाइस है। तो जो कंपनी आई थी वो कौन से पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड थी, या फिर उसने टोटली अपने हिसाब से सवाल पूछे? नहीं, मेरे केस में जब मैंने टाटा स्टील का इंटरव्यू दिया था, मोस्ट मतलब मेरा इंटरव्यू 25 to 30 मिनट्स चला था, जिसमें 15 to 20 मिनट्स तक खाली आपके प्रोजेक्ट से क्वेश्चंस थे। मतलब काफी प्रोजेक्ट ओरिएंटेड पूछ रही थी। आपका जो एमटेक का प्रोजेक्ट है, और मैं तो बीटेक के प्रोजेक्ट पे ज्यादा फोकस नहीं किया था क्योंकि उस टाइम सीरियसली किया नहीं था, तो मेरा इंटर्नशिप का जो प्रोजेक्ट था उस पे मैंने फोकस किया था। अच्छा। तो मेरा इंटर्नशिप प्रोजेक्ट और एमटेक प्रोजेक्ट से काफी क्वेश्चंस पूछा गया उसी के टॉपिक से रिलेटेड। अच्छा। तो मतलब मैं कह सकता हूँ एक मेजर पार्ट प्ले किया मेरे इंटरव्यू में, मेरे प्रोजेक्ट्स में। नाइस है। तो ये तो मैं भी बोलता हूँ कि मास्टर्स में जब भी बैठो तो प्रोजेक्ट स्ट्रांग रखो, क्योंकि जितनी भी कंपनी आती हैं वो ज्यादातर प्रोजेक्ट पे ही फोकस करती है, क्योंकि वो तुम्हारे हायर डिग्री की वजह से तुम्हें एज अ मास्टर स्टूडेंट लेना चाहती है रिसर्च के लिए। तो हाँ, एंड निखिल यार हाँ, तो तुम्हारे कॉलेज में निखिल प्लेसमेंट सेशन कैसे होता है, मतलब कौन कौन से राउंड होते हैं अलग अलग हर कंपनी में? इसमें जैसे हमारे यहाँ पे सुपर सेट पे सभी ने रजिस्टर किए हुआ है, तो जैसे कोई भी कंपनीज आती है तो वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल वो आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं। उसके बाद तो जैसे टाटा स्टील में क्या था कि डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ, कोई भी रिटन नहीं था, रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के बाद सीधा इंटरव्यू, एक राउंड का, बहुत सिंपल प्रोसेस। बच्चे कम बचे थे क्या? बच्चे कम, क्योंकि उन्होंने क्राइटेरिया इतना ज्यादा रखा था, 8 CGPA रख दिया, सब कुछ रख दिया, तो वैसे ही वो कम हो गए। चलो ये प्लस पॉइंट काफी प्ले किया तुम्हारे लिए। अच्छा, इससे पहले में भाई बाकी में क्या होता है, रिटर्न लेते हैं, जैसे और भी VCV करके थी, वॉल्वो आई थी, LNT रहती है, इनका रिटर्न होगा पहले, फिर GD होगा, फिर इंटरव्यू होगा, थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है उसमें। कई बार तो मैं भी रिजेक्ट हुआ भाई, कभी एक में रिटर्न में, कभी GD में, कभी इंटरव्यू में। सब होते हैं, सबकी यही कहानी है, 4-5 बार गिरते हैं, फिर अंत में एक बार जाके अब हो गया, फिर शांति। तो आगे बढ़ते हैं, और ये बताओ कि
तुमने प्लेसमेंट सेशन की तैयारी मतलब कितने दिन या महीने पहले से स्टार्ट कर दी थी थर्ड सेमेस्टर के, या मतलब कैसे करी थी बेसिकली प्लेसमेंट सेशन की तैयारी, या करी भी थी कि नहीं करी थी? मैंने ज्यादा कुछ तो नहीं किया था। हाँ, ये था कि थोड़ा बहुत एप्टी, रीजनिंग और इन सब का प्रैक्टिस किया था। यहाँ पे जैसे हम लोगों को कैंटिलीवर लैब्स का सब्सक्रिप्शन मिला था सभी स्टूडेंट्स को। सीडीसी हमारे यहाँ पे सेल है प्लेसमेंट्स के लिए, तो उन्होंने दिया था। तो वो क्या थे, कुछ प्रैक्टिस सेशंस चलाते थे रीजनिंग के, एप्टी के, इन सब के। थोड़ा प्रैक्टिस किया था। मॉक इंटरव्यूज भी दिए थे 2-3। तो मॉक इंटरव्यूज यार ये मुझे भी लगता है, जैसे मैंने पर्सनली मॉक इंटरव्यूज अपने फ्रेंड को ही दिए थे। मतलब एक हुआ था हमारा मॉक इंटरव्यू, बट एक से क्या होता है, तो मैंने अपने फ्रेंड्स को दिए थे। मतलब उन्होंने ऐसे रैंडमली क्वेश्चन पूछे थे मेरे से। तो तुम्हें लगता है मॉक इंटरव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे क्या होता है, एक बार कई सारे क्वेश्चंस तो सेम होते हैं जो पूछे जाते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। जैसे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और टेल मी अबाउट योर एकेडमिक बैकग्राउंड, व्हाट प्रोजेक्ट्स यू आर अंडरटेकिंग। तो ये सब बहुत कॉमन है, यहीं से स्टार्ट होता है। फिर टेल मी अबाउट योरसेल्फ तो मैंने भी लिख रखा था सबसे ऊपर। फिर जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, जैसे मैंने अपने एमटेक प्रोजेक्ट्स का बताया, इंटर्नशिप के प्रोजेक्ट का बताया, अब आपका सारा इंटरव्यू उसी पे फोकस रहेगा, उसी के अराउंड चलेगा। तो आप एक अपने इंटरव्यू को गवर्न कर सकते हो कि मैं इस डायरेक्शन में ले जाना चाहता हूं। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब तुम्हारे ऊपर ही होता है तुम अपने इंटरव्यू को कैसे ले जाते हो। जो बोलोगे वो उसी से सवाल पूछते हैं। मतलब ये हर कंपनी के लिए है, ये चीज मैंने देखी है। तो जैसे क्या था, 15 to 20 मिनट्स आपने जो पूछा वो उसी पे अराउंड में क्वेश्चंस आए। बाकी उन्हें सिर्फ 5 या 10 मिनट ही मिला बाकी और टॉपिक से पूछने का। हाँ, एग्जैक्टली। मैं तो सेव हो गया ना, मेरे को इतना सब कुछ तो नहीं आता है, बट जो मैंने बताया उससे पूछेंगे तो मैं आंसर कर सकता हूँ। ये चीज है। तो आगे बढ़ते हैं। और तुमने क्या इंटरव्यू में सारे सवालों के जवाब दिए थे, या फिर एक दो ऐसे सवाल थे जहाँ पे नहीं दे पाए थे जवाब? भाई सारे सवालों के जवाब तो नहीं दे सकता, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जिनका जवाब नहीं रहे। बट मेरा स्ट्रेटेजी था, जैसे अगर कोई क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहा है तो मैं एज अ एग्जांपल जैसे उनसे पूछता था कि सर आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट इफ यू विल अलाउ मी देन आई कैन ट्राई टू एक्सप्लेन इट बाय गिविंग वन एग्जांपल। अच्छा, मतलब बेसिकली तू अपनी अप्रोच दिखाता था कि तू सोचता क्या है उस सवाल के बारे में, मतलब क्या अप्रोच क्या रहेगी। जैसे अगर कोई चीज नहीं आ रहा है तो उसको किसी को घुमाने से अच्छा है कि प्रॉपर बता दे कि आई एम नॉट श्योर, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया है तो हम ट्राई कर सकते हैं। तो इंटरव्यूअर ने बोला कि हाँ मैं अलाउ करता हूँ, तो फिर आप उसको ट्राई करें। ये चीज है। एंड तो यार इंटरव्यू के बारे में भी हो गया, अपने मास्टर्स के बारे में भी हो गया, प्रोजेक्ट्स के बारे में भी पहला। अब थोड़ा सा आते हैं कि स्टाइपेंड के बारे में बताओ। मतलब आईएसएम धनबाद में क्या सीन है, कितना एमएचआरडी के थ्रू स्टाइपेंड मिलता है? हाँ, एमएचआरडी के थ्रू है, वही 12,400। और टीए भी मिलता है अलग से? नहीं। अच्छा, मतलब बस एमएचआरडी का स्टाइपेंड मिलता है तुम्हें। और फीस लगभग कितनी पड़ती है 2 साल की? यहाँ पे फीस मुझे लगता है 25-30,000 है। नहीं, टोटल बता दो एक बार, टोटल एक वो बता दो समेशन कितना पड़ेगा टोटल। पूरा 2 साल का मुझे लगता है 1.5 से 2 लाख। अरे वाह, सही है यार। मतलब तुझे वापस ज्यादा मिल जाता होगा। वापस पूरा मिल जाता है, वापस आपको लगभग 2.5 लाख मिल जाते हैं, देना आपको 1.5-2 लाख ही रहता है। सही है, काफी सही है यार। ये फीस बढ़ने का, फीस हाइक का मैंने सुना था काफी हुआ था, तो वो क्या था? जब हम लोगों ने गेट दिया 2020 में, उसी टाइम पे ये था कि फीस हाइक होगा, बट कोविड आ गया। कोविड आने के बाद से फिर इन्होंने सारा चीज जो है वापस ले लिया, जो जैसा प्रीवियस में चल रहा था वैसे ही चल रहा है। बट आगे जैसे ही सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी, हो सकता है फीस हाइक हो जाए आईआईटी। सही टाइम पे कर लिया भाई हम लोगों ने। बट हमारा हो गया। सबसे प्लस पॉइंट था फर्स्ट ईयर पूरा ऑनलाइन चला गया। हाँ, वो चीज है। अच्छा, ऑनलाइन होने के कारण तुझे भी काफी फायदा हुआ है? मतलब बहुत फायदा मिला, थोड़ा घाटा भी होता है, बट बाकी आप सब समझ रहे हैं। वही सही है, पॉइंटर मेंटेन हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। एंड स्टाइपेंड के बारे में भी, मतलब आईएसएम धनबाद का तुझे कल्चर कैसे लगा? अपने जो प्रीवियस कॉलेज था उसके कंपैरिजन में इस कॉलेज का जो कल्चर होता है, जो बच्चों का अप्रोच रहता है, वो कितना फर्क आ जाता है, और क्या वो इफेक्ट करता है हमारी पढ़ाई को? बिल्कुल इफेक्ट करता है। जैसे मैं बीटेक किया टियर 3 कॉलेज से, अभी टियर 1 कॉलेज। हम बोलिए आप। हम दोनों नहीं। तो अभी जैसे क्या है कि इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा चेंज है। वहाँ पे क्या है, अभी हम परेशान है कि यार प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, मतलब कंपनी आ ही नहीं रही तो प्लेसमेंट नहीं आ रही है। पहले तो हम ऑफ कैंपस ट्राई कर रहे हैं या किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ ऐसा प्रेशर नहीं है, यहाँ हमें पता है कि ये कंपनीज आने वाली है, डेडिकेटेड एक प्लेसमेंट सेल है, तो हमें
ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स का प्रिपरेशन करना है, और भी बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है, आप अपने प्रोजेक्ट्स प्रॉपर्ली कर सकते हैं, और भी आपको मतलब सीनियर्स के कांटेक्ट में रहेंगे, कई सारे प्लेस फर्दर स्टडीज के लिए जाना है तो वो भी आपको एलुमनाई मिल जाएंगे, बहुत सारा फायदा मिलता है यहाँ पे। वो तो है, अगर करना चाहे किसी भी चीज का प्रिपरेशन करना चाहे, हर चीज का स्कोप है। वो चीज है। तो थोड़ी सी कॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं अब कि अगर तुम कॉलेज के प्रोफेसर्स के बारे में बात करो तो कैसे लगे कॉलेज के प्रोफेसर्स तुम्हें? भाई हर जगह पे थोड़ा बहुत पॉजिटिव नेगेटिव होता है। वो चीज है, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, मतलब जैसे टियर 3 हो, टियर 2 सारे अच्छे होते ही नहीं है प्रोफेसर्स, चाहे जो भी कॉलेज। कुछ लोग अच्छे रहते हैं, कुछ खराब भी रहते हैं, तो यहाँ भी है भाई, कुछ खराब एवरेज भी रहते हैं, अच्छे भी हैं। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है कि तुम्हारा इस साल का प्लेसमेंट सीजन कैसा गया, मतलब बाकी बच्चों के प्लेसमेंट्स कैसे हुए हैं बैच में, क्या लगभग क्या सिनेरियो क्या रहा है आईआईटी गांधी ने, जो अगर कोई बच्चा लेना चाह रहा है आईआईटी गांधीनगर में एडमिशन, तो हाँ, अगर कोई बच्चा आईएसएम धनबाद में एडमिशन लेना चाहता है इस टाइम पे तुम्हारी ब्रांच में तुम्हारे स्कोर के साथ, तो तुम उसे सजेस्ट करोगे कि नहीं, और प्लेसमेंट सेशन का सिनेरियो क्या रहा, मतलब इन दोनों से रिलेट करके बताओ। इस बार का प्लेसमेंट सीजन बहुत ही बेहतरीन रहा है, मतलब एमटेक में भी अगर हम देखें तो अभी तक में 70-80% प्लेसमेंट हो चुका है आईआईएम धनबाद में, और मैकेनिकल का भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। तो अगर कोई आईएसएम धनबाद में एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना चाहता है तो मैं उसे सजेस्ट करूंगा, प्लेसमेंट्स बहुत अच्छा है, क्योंकि कोविड के बाद से अभी इकोनॉमी रिबाउंड कर रही है, तो इस टाइम प्लेसमेंट्स 2022 का बहुत अच्छा हुआ है। हाँ यार, ये हर कैंपस का सुनने में आ रही है ये चीज, हर जगह पे इम्प्रूवमेंट हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा हायरिंग हुआ है। सेकंड पॉइंट ये है कि जैसे अगर स्पेसिफिकली कोई सोचता है कि मैं कोर में ही जाना चाहता हूँ, ऐसा सोच के ज्वाइन करता है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब थोड़ा ओपन माइंड रहना पड़ेगा, साथ में कोडिंग वगैरह सीखते रहें, क्योंकि बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगा उसमें बैठने का। अगर प्लेसमेंट लेना है तो हो जाएगा आपका, लेकिन अगर सिर्फ कोर में प्लेसमेंट लेना है तो प्रॉब्लम आएगी। बट तेरा प्लेसमेंट भी हो गया एंड तेरा कोर कंपनी भी है और कोर जॉब भी है, तो उससे कोर में देने से पहले मैंने नॉन कोर में भी इंटरव्यू दिया, बट वहां से रिजेक्ट हो गया। अच्छा हुआ, रिजेक्ट हो गया। और एक चीज और कि अगर आपको पहले किसी इंटरव्यू में हो जाता है या कुछ, तो फिर दूसरे में नहीं बैठ सकते, ये तेरे यहाँ भी? हाँ, यहाँ पे भी है, यहाँ भी वन स्टूडेंट वन जॉब पॉलिसी है। हाँ, या मेरा मतलब हर जगह आई थिंक वही रहता है सबके लिए, बट कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे वो रहता है ड्रीम जॉब का क्राइटेरिया एक रहता है कि 1.5 टाइम से इंक्रीज करके तो शायद बैठ सकते हो। ये एक नेगेटिविटी है आईआईटीएसएम धनबाद में, जैसे अगर आपका प्लेसमेंट सपोज 8 या 10 लाख के पैकेज पे होता है, अभी करंट में कोई 16 या 18 लाख की कंपनी आई सी, आपको फिर भी नहीं अलाउ करेंगे। उनका रूल है कि जब तक सारे स्टूडेंट्स नहीं प्लेस होंगे, सिर्फ आईएसएम धनबाद के साथ नहीं है ये, पता है उसके साथ भी है, मतलब हर मुझे लगता है मास्टर्स के बच्चों के लिए होता है, क्योंकि मास्टर्स में प्लेसमेंट्स कम आते हैं अपने एंड सबको लगाना है यार, वो तो सब जाहिर सी चीज है, तो फिर वो नहीं करने देते हैं। थोड़ा नेगेटिव हो जाता है यार, क्योंकि जिसको पता है कि यार मैं उसमें बैठता तो कर लेता। हाँ वो भी है, मतलब बीच का सेटलमेंट कुछ करना पड़ेगा, और ठीक है चल रहा है, बट स्टिल यार तू प्लेस्ड है तो खुश रह, कांग्रेचुलेशंस, और क्या चाहिए। थैंक यू भाई। तो हाँ ये था, एंड एक सबसे लास्ट क्वेश्चन कि और क्या चल रहा है एंड आगे का क्या सोचा, अभी जॉब करनी है कि नहीं, मतलब कितने साल तक? जॉब तो करना है ब्रो अभी, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस चाहिए ना, 1-2 साल का। इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस कुछ नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैंने इंटर्नशिप भी किया था तो वो भी पूरा रिसर्च ओरिएंटेड था। तो अभी मैंने सोचा है कि 2-3 साल जॉब तो करेंगे, फिर आगे देखते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं फिर फर्दर। ट्रेनिंग पीरियड कितना लंबा? 6 मंथ्स का। 6 मंथ्स सही है यार, फिर मतलब 6 महीने ट्रेनिंग हो जाएगी, उसके बाद तुझे डाल देंगे वो लोग काम पे, तेरा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी बढ़ता रहेगा और फिर आगे स्विच भी कर सकता है। जॉब लाइफ का भी मजा लेना चाहिए तो। हाँ वो भी है। While I was in the mall, walking around